Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. sir. Good evening. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग. स्टार्ट करते हैं. Good evening, sir. गुड इवनिंग. तो लास्ट लेक्चर में रिजिड रोटेटर डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट केस डिस्कस हो गया था, रिजिड रोटेटर विद फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. डिस्कस करते हैं रिजिड रोटेटर विद. हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, good evening, sir. ठीक, गुड इवनिंग. रिजिड रोटेटर में सेकंड केस डिस्कस करते हैं. लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ही केस हुआ था शायद. हाँ सर. जी सर, केस फर्स्ट हुआ. रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन. रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन के लिए एग्जांपल लास्ट लेक्चर में आपको हिंट किया था कि अगर कोई पार्टिकल स्फीयर के सरफेस पे मूव करेगा, थ्री डायमेंशनल स्फीयर के सरफेस पे मूव करेगा. इसी का वीडियो ऑन है क्या? कोई मैसेज कर रहा है. मोनिका, वीडियो ऑफ कर दो सर. किसका वीडियो ऑन है किसी का वीडियो ऑन क्या? सर ये वीडियो ऑन था, किसी का बार बार प्रॉम्प्ट हो रहा था. अच्छा, तो वीडियो खुद से ऑफ कर लिया करें. कंटिन्यू करते हैं. रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन. तो आपको लास्ट लेक्चर में वेरिएबल प्लेन के लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि स्फीयर के सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा विद फिक्स रेडियस तो रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन बनेगा. तो आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में कंसेप्ट पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का. डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो आप फर्स्ट जो आपको लास्ट लेक्चर में फर्स्ट केस डिस्कस हुआ रिजिड रोटेटर विद फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ पे रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ पे लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल डिस्कस किया रिजिड रोटेटर विद फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा? 2. सभी को कंफर्म होना चाहिए. अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आप स्फीयर के सरफेस पे अगर किसी पार्टिकल को मूव कराते हैं और वहाँ पे रेडियस अगर वेरिएबल हो जाए तो 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे. तो यहाँ पे अगर रेडियस को आपने फिक्स कर दिया तो इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपको सिर्फ these 2 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, थीटा और फाई. जो आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल बताया वहाँ सिर्फ 5 वेरिएबल था. तो जितने इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आप वहाँ पे नंबर लेके चलते हैं. तो वहाँ पे 5 वेरिएबल था इंडिपेंडेंट, यहाँ पे थीटा और 5 वेरिएबल्स बनेंगे. तो रिजिड रोटेटर से आपको स्फीयर का रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया. ओनली थीटा एंड 5 वेरिएबल बनेंगे. 5 वेरिएबल इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस से पोजीशन का एंगल चेंज होता जाएगा और स्फीयर के कर्व सरफेस पे पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पे होगा तो जेड एक्सिस से एंगल थीटा भी वेरी करेगा. तो थीटा और 5 these 2 वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. और यहाँ पे पोटेंशियल, सेंट्रल पोटेंशियल के एग्जांपल में आपको ये नोट कराए हैं रिजिड रोटेटर. और सेंट्रल पोटेंशियल आर के मैग्नीट्यूड का फंक्शन होता है और यहाँ पे रेडियस को आपने फिक्स कर दिया तो फिर से पोटेंशियल वैल्यू या तो कांस्टेंट बनेगा या सिंप्लिसिटी के लिए आप 0 लेके चलेंगे. और जब श्रोडिंगर इक्वेशन आप नोट करेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको हैमिल्टोनियन की रिक्वायरमेंट होगी. लास्ट लेक्चर में आपको हैमिल्टोनियन नोट करना बताया रिजिड रोटेटर के लिए. 1 मिनट वेट करेंगे तब तक आप हैमिल्टोनियन नोट कर लीजिए. कंटिन्यू करते हैं. हैमिल्टोनियन सभी नोट कर लिया होगा. यस सर. काइनेटिक एनर्जी में आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करना है प्योरली रोटेशन मोशन के लिए. L स्क्वायर अपॉन 2I वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो आपको लास्ट लेक्चर में भी हिंट किया था, मास अगर पार्टिकल का m ले रहे हैं, स्फीयर का रेडियस r ले रहे हैं तो mr स्क्वायर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पोटेंशियल सिंप्लिसिटी के लिए 0 ले लिया. अब यहाँ पे वेव फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं, थीटा और फाई. स्टार्टिंग से आप अगर r को भी वेरिएबल लेके चलते तो लास्ट में आपको कंफर्म होता है जो श्रोडिंगर इक्वेशन में प्लेस करेंगे जो ऑपरेटर्स बनेंगे. L स्क्वायर ऑपरेटर के लिए आपको पहले स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में फॉर्म बताया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ थीटा और 5 वेरिएबल्स हैं. तो जो r कोऑर्डिनेट अगर आप इंक्लूड करते तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा. तो आप यहाँ पे साई फंक्शन ऑफ थीटा फाई जो आगे एक नोटेशन आप यूज करेंगे, y फंक्शन ऑफ थीटा फाई
क्वांटम नंबर का आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे एल और एम डिपेंडेंसी वेव फंक्शन पार्ट में। तो ये थीटा और फाई के लिए ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स वर्ड आप यूज करते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ये नोटेशन जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए तब यूज भी हुआ है। तो यहाँ पे वाई एल एम श्रोडिंगर इक्वेशन में एनर्जी आइगन फंक्शन बनेगा, एच ऑपरेटेड ओवर साई फंक्शन ऑफ थीटा फाई, ई साई फंक्शन ऑफ थीटा फाई। अब इसी नोटेशन में आप साई को वाई एल एम, ड्राफ्ट नोटेशन होता तो इक्विवेलेंट ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे इक्वल साइन आप यूज कर लेंगे। फंक्शन वाई एल एम थीटा फाई इज इक्वल टू ई वाई एल एम थीटा फाई। हैमिल्टनियन फॉर्म प्लेस किया, एल स्क्वायर अपॉन 2 आई वाई एल एम फंक्शन ऑफ थीटा फाई, एनर्जी ई वाई एल एम थीटा फाई। अब एल स्क्वायर के लिए आपको ये पहले हिंट किया था कि एनर्जी आइगन फंक्शन सेंट्रल पोटेंशियल में एल स्क्वायर एल जेड के भी आइगन फंक्शंस बनेंगे। तो ये एल स्क्वायर वाई एल एम पे ऑपरेट होगा, ये वाई एल एम एल स्क्वायर का आइगन फंक्शन है और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू एल स्क्वायर के लिए एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई। फंक्शन पार्ट एज सच, एनर्जी एज सच। अगर आप बोथ साइड से वाई एल एम का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो राइट साइड में एनर्जी है और लेफ्ट साइड में आइगन वैल्यू नॉट हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज करते हैं और ये एनर्जी एल डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आप सफिक्स में एल नोटेशन यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े हो तब ये नोटेशन आप लोगों ने जे में पढ़ा हो, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हो सकता है दैट टाइम पे जे जे प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई पढ़ा हो। रिकॉल कर पा रहे होंगे? हाँ अगर सर। आपको सजेस्ट कर दूं, हाँ सर। नोटेशन जरूर आपने जे यूज किया होगा, बट वो दैट टाइम पे भी एंगुलर मोमेंटम का ही कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे। ये जे की वैल्यू आप रिकॉल करिए वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट पढ़ा होगा विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी। आपने कहीं हाफ और इंटीजर में जे की वैल्यू नहीं पढ़ी होगी। हाँ सर। तो ये नोटेशन जरूर जे है जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर के लिए आप यूज करते हैं, बट वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग नोटेशन होता है। इसी से आपने सक्सेसिव एनर्जी लेवल स्पेसिफिक कैलकुलेट किया होगा, रोटेशनल एनर्जी के लिए जो इंटरेक्शन आप इंक्लूड करते हैं दैट पार्ट में यूज किया होगा। इसी में रोटेशनल कांस्टेंट एक बी का कंसेप्ट आता है रोटेशनल कांस्टेंट के लिए। जब आप सक्सेसिव एनर्जी लेवल स्पेसिफिक निकालेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये आप स्पेसिंग के लिए यूज किए होंगे BHC नोटेशन, इसको बीएम नंबर यूनिट में कन्वर्ट करके, और CGS यूनिट में आप इसको यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे ये पार्ट को अगर आप कंपेयर करें तो रोटेशनल कांस्टेंट अगर आपको डिफाइन करना होगा तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई बनेगा, जो वहाँ पे अगर आप एच स्क्वायर में पढ़े होंगे तो ये टर्म बना एच स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर आई, और दैट टाइम पे रोटेशनल कांस्टेंट आप सी के टर्म्स में पढ़े होंगे। रिकॉल हो रहा होगा? यस सर। बी जो नोटेशन था वही डेफिनेशन पढ़े होंगे वहाँ पे। मैंने आपको पहले भी हिंट किया Yes, sir. ये CGS यूनिट में आप पढ़ते हैं, बट यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट ये फॉर्म बनेगा एम के एफ में एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई। तो इसी एक्सप्रेशन को आप वहाँ पे रोटेशनल प्योरली रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए यूज करते हैं। और ये जो वाई एल एम थीटा फाई है, अगर आपको इसके भी फंक्शनल फॉर्म को कंपेयर करना हो तो इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए लीजेंडर पोलिनोमियल और एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल का। जब आप ये श्रोडिंगर इक्वेशन को आप नोट करेंगे तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, दिस श्रोडिंगर इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू मॉडिफाइड और एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन। एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन के फॉर्म में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा, उसका सॉल्यूशन जब आप नोट करेंगे तो ये एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल में आप ये फॉर्म रिप्लेस करेंगे। बट इसके सॉल्यूशन पार्ट को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लीजेंडर पोलिनोमियल, एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे तो इसके फंक्शनल पार्ट की आपको रिक्वायरमेंट के लिए एक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके आपको थीटा डिपेंडेंसी के लिए मैं स्टेप हिंट कर दूंगा। बाकी आपको ऐसे चाहिए फंक्शन की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। बट यही फॉर्म फिर से मैं एक साथ नोट करूंगा, जब ये हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तो आपको फिर से यही फॉर्म रिपीट होगा। और एक पार्ट आपको यहाँ पे फाई डिपेंडेंसी वाई एल एम आपको नोट किया है। ये नोटेशन पहले भी मैंने आपको सजेस्ट किया होगा कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन प्योरली डिपेंड्स ऑन थीटा एंड वन प्योरली डिपेंड्स ऑन फाई। ये रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन जो फर्स्ट केस बताया उससे केस डिफरेंट हो गया, बट अभी भी ये जो फॉर्म बनेगा यहाँ पे ये सेम फॉर्म बनेगा जो आपने फर्स्ट केस में यूज किया था। तो फाई डिपेंडेंट फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ जबकि सिस्टम चेंज हो रहा है, और यही फॉर्म आप हाइड्रोजन में फिर से ये फॉर्म रिपीट होगा विद सेम कंडीशंस जो एम पे आपको दैट टाइम पे कंडीशंस बताई हैं। अब ये एम मास नहीं है यहाँ पे, अगर डाउट हो तो डिफरेंट नोटेशन यूज कर लेंगे, या तो मास के लिए या आप यहाँ पे क्वांटम नंबर के लिए। अगर मास को आप एम डैश ले लें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसको एम को एम रख लीजिए और ये वैल्यू 0 +- 1 +- 2 लाइक दिस वैल्यूज बनेंगी फॉर ए गिवन एल। प्लस माइनस एल तक जाएंगी। अगर एल की वैल्यू भी 0 1 2 3 अप टू इनफिनिट कुछ भी कंसीडर कर लें तब ये वैल्यू इंफिनिटी तक चली जाएंगी, प्लस माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पे आपको ये एनर्जी तो इजीली कैलकुलेट हो गया, बट अगर इसके फंक्शन पार्ट पे जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट अप्रोच है जिसमें आपको स्पेशल फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, और इसमें भी एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल की आपको रिक्वायरमेंट। अगर आप लास्ट टू केसेस को कंपेयर करें रिजिड रोटेटर के लिए तो मैंने पहले सिंगल वेरिएबल बताया, अब 2 वेरिएबल्स बताया। अब इसी में सेंट्रल पोटेंशियल के लिए नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स पे आप जा सकते हैं।
हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए आप यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कंसेप्ट लेंगे। हाइड्रोजन को अगर आप कंपेयर करें तो वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सिंगल इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आपका अगर कंसीडर करें ग्राउंड स्टेट तो n=1 में वो मूव करेगा, ऑर्बिटल मोशन करेगा। और अगर किसी हायर स्टेट का कंसेप्ट लें तो n=2 n=3 जो आप हो सकता है 12th लेवल तक या स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप शेल का कंसेप्ट लेते हैं, k सेल, l सेल, n सेल, n सेल, n की वैल्यूज के परस्पर। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है मैंने हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, तो सिमिलरिटी क्या है हाइड्रोजन से यहाँ पे कि हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो जो भी सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा उसको हाइड्रोजन लाइक सिस्टम आप कंसीडर करें। बट जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजन लाइक सिस्टम पे जाएंगे तो न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप डिपेंडिंग ऑन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर या मास नंबर आप पढ़े होंगे, 3 आइसोटोप आप पढ़ते हैं, 1h1, 1h2 और 1h3। तो आप अगर ये कंपेयर करें तो यहाँ पे एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 आइसोटोप्स में 1 है, न्यूक्लियस का ये जो नंबर है मास नंबर वो चेंज हो रहा है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट आइसोटोप्स के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर से सेम हो गए, क्योंकि एटम है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से मैच करेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता जाता है आइसोटोप्स में। तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए न्यूक्लियस पे चार्ज ले रहे हैं प्लस जेडी और इसके अराउंड किसी पर्टिकुलर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करेगा। सपोज दैट रेडियस स्मॉल r कंसीडर कर लिया। जैसे जैसे आप डिफरेंट ऑर्बिट का कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे ये रेडियस यहाँ पे आपकी बात वेरिएबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज माइनस और यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस, और न्यूक्लियस के सेंटर से ये ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल r आप लेते हैं। अब की बार जो लास्ट 2 एग्जांपल से कंसीडर करें प्योरली रिजिड रोटेटर पार्ट से, तो रिजिड पार्ट से ये r वैल्यू कांस्टेंट था रिजिड पार्ट से, बट यहाँ पे n=1 के लिए, n=2 के लिए, n=3 के लिए ये रेडियस वेरिएबल होगा। और जो वेरिएबल होगा तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, एक r, थीटा, थीटा इसलिए वेरिएबल है कि जेड एक्सिस से पार्टिकल किसी भी पोजीशन एंगल पे हो सकता है और उसका xy प्लेन में पोजीशन फिर से वेरी करेगा। तो ये r, थीटा, फाई 3 वेरिएबल्स होंगे। तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में ओनली जेड चेंज होता चला जाएगा, बाकी पार्ट सेम रहेंगे। हाइड्रोजन के लिए जेड को 1 कर देंगे तो हाइड्रोजन के रिजल्ट बन जाएंगे। तो अगर आप हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए रिजल्ट पढ़ लें तो उन्हीं में आप हाइड्रोजन के रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए पहले बोर थ्योरी डिस्कस करूंगा, जो बोर थ्योरी आप लोग पहले पढ़े भी होंगे और हो सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ पॉइंट्स आपको हिंट भी किए गए हों। एनर्जी के कैलकुलेशंस के लिए या कुछ इजी आपको जैसे रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है वो बोर थ्योरी से इजी रहेगा। बट बोर थ्योरी के जो एजम्पशंस हैं और श्रोडिंगर थ्योरी में क्या चेंज है वो आपको आगे अगर ये कंफर्म रहेगा तो उसके बोर थ्योरी के जो रिजल्ट्स होंगे उनमें क्या मॉडिफिकेशन होगा वो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये तो सभी को कंफर्म होगा कि इन बोर थ्योरी डिस्क्रीट ऑर्बिट का कांसेप्ट है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है और ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस रेस्ट एज्यूम करके चलता है, न्यूक्लियस का मोशन वहां पे कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब तक मैंने जितने भी सिस्टम्स आपको डिस्कस किए हैं मैंने आपको ये हिंट किया कि वो सिंगल पार्टिकल सिस्टम थे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। बट अगर आप इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेक करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल सिंगल नहीं है। ये कंफर्म हो रहा है सभी को? सिस्टम एटम सिस्टम है और एटम के कंस्टिट्यूएंट्स पे जाएं तो एटम का कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर न्यूक्लियस में भी सिर्फ एक ही पार्टिकल होता, जैसे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप 1h1 की बात करें तो 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा और 1 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, अबाउट द न्यूक्लियस ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। तो आप कंपेयर करिए 1h1 के लिए भी 2 पार्टिकल सिस्टम बन गए, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ड्यूटेरियम पे जा रहे हैं, ट्राइटियम पे जा रहे हैं तो आप चेक करें न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स चेंज होते जा रहे हैं, तो टोटल सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स भी चेंज होंगे। 1h2 के लिए 3 पार्टिकल्स हैं, 1h3 के लिए 4 पार्टिकल्स हैं, बट अब से पहले जितने भी सिस्टम्स आपने पढ़े वो 1 पार्टिकल सिस्टम थे। बोर थ्योरी में न्यूक्लियस रेस्ट पे ले रहे हैं तो न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होंगे, उनको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, उनका कोई मोशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा बोर थ्योरी में। तो अभी भी बोर थ्योरी में आप चेक करें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिंगल पार्टिकल सिस्टम बन गए। बट जब आप श्रोडिंगर थ्योरी में जाएंगे तो श्रोडिंगर थ्योरी में ये भी क्वांटम पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन भी क्वांटम पार्टिकल्स हैं। तो मल्टी पार्टिकल सिस्टम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जो आप सेंट्रल फोर्स वाला चैप्टर, सेंट्रल पोटेंशियल वाला चैप्टर क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने कि मल्टी पार्टिकल सिस्टम को या 2 बॉडी प्रॉब्लम को, 2 बॉडी वर्ड इसलिए यूज कर सकते हैं, 1 बॉडी न्यूक्लियस है और 1 बॉडी इलेक्ट्रॉन। तो 2 बॉडी प्रॉब्लम को सेंट्रल पोटेंशियल या सेंट्रल फोर्स के लिए आप रिड्यूस कर सकते हैं 1 बॉडी में। और रिड्यूस करने के बाद आप क्या करेंगे कि जहाँ पे रिड्यूस वाले पार्ट से, रिड्यूस वाले कंसेप्ट से जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे होंगे वहाँ पे आप उनको रिजल्ट को मॉडिफाई करते हैं। ये बोर थ्योरी का आपको मैंने जो कंपेरिजन डिस्कस किया वो सभी को कंफर्म हो रहा होगा। बोर थ्योरी में डिफरेंस क्या है कि बोर थ्योरी में आप न्यूक्लियस को रेस्ट पे लेके चलते हैं तो ये अभी भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम 1 पार्टिकल सिस्टम हो गए। बट श्रोडिंगर थ्योरी में इस न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसीडर करते हैं, बट ड्यू टू सेंट्रल फोर्स आप 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी में रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस करेंगे तो आप ये हो सकता है पहले पीजी लेवल पे पढ़े भी हों कि अगर बोर थ्योरी से जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है वहाँ पे मास डिपेंडेंसी है, अगर मास को आप रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दें तो श्रोडिंगर थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं भी आपको पहले बोर थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन डिस्कस करूंगा, श्रोडिंगर थ्योरी से वहाँ पे क्या चेंजेस होंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन
बोथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक वर्ड आता है कूलॉम पोटेंशियल, वो आप यहाँ पे नोट करेंगे जो आपको हैमिल्टनियन के लिए रिक्वायर्ड होगा। लास्ट टू सेंट्रल पोटेंशियल के एग्जांपल में पोटेंशियल को आप कांस्टेंट ले रहे थे, बट यहाँ पे सेंट्रल पोटेंशियल से आर वेरिएबल होने से ये पोटेंशियल भी वेरिएबल होगा और वेरिएबल पार्ट 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर, ये कूलॉम पोटेंशियल बनेगा। तो 1/4πε0 एस सच Q1 वैल्यू मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया न्यूक्लियस का, दैट इज प्लस जेडी, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस ई, और इस माइनस से ये आपको माइनस यहाँ पे नोट कर दिया और ये जेड ई स्क्वायर बन गया। दिस इज कूलॉम पोटेंशियल। कूलॉम पोटेंशियल, कूलॉम पोटेंशियल, कूलॉम फोर्स आप पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, तो यहाँ पे भी इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है और ये पोटेंशियल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे इस सर्कुलर मोशन के लिए बोर थ्योरी में, हाँ जी बन भाई आ छूट गया है, बोर थ्योरी में आपको सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट है और सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस करेंगे। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स के लिए, और अगर इस ऑर्बिट में वेलोसिटी पार्टिकल का v है और पार्टिकल का मास m ले रहे हैं तो ये mv स्क्वायर बाई आर से आप बैलेंस करेंगे। ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए फोर्स बैलेंस कंडीशन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बोर थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग बोर ऑर्बिट्स में मोशन करेगा तो ओनली दोज ऑर्बिट्स अलाउड होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो। ये NH क्रॉस का कंसेप्ट लेते हैं। MVR सर्कुलर ऑर्बिट में अगर पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो ये मोमेंटम की डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन, आर क्रॉस पी दोनों परपेंडिकुलर होने से ये पी की वैल्यू MV और आर एस एच, एंगुलर मोमेंटम MVR बनता है। तो एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइज वाली कंडीशन से ये आपको MVR वैल्यू कंफर्म होगा। तो यहाँ से आप ये कंपेयर करें, अगर रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो वेलोसिटी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, और वेलोसिटी एलिमिनेट करने के लिए आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन, इस कंडीशन से आप v की वैल्यू इस फोर्स बैलेंस वाली कंडीशन में प्लेस करते हैं। 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर, ये आर का 1 पावर एडजस्ट हो गया और राइट में मास एस एच वी स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एम का 1 पावर एडजस्ट हो गया, आर का 1 पावर एडजस्ट हो गया, तो आर वैल्यू तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। आर पावर 1 के लिए एन स्क्वायर 4πε0 एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई जेड, एम का 1 पावर रहेगा ई स्क्वायर। ये nth ऑर्बिट के लिए, यहाँ पे n वैल्यू लिया है मैंने, nth ऑर्बिट के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे करना होगा। बोहर ऑर्बिट्स में nth ऑर्बिट का रेडियस का एक्सप्रेशन दैट ऑर्बिट के नंबर पे डिपेंड करता है, तो ये मैंने r नॉट, और अगर आप n को 1 कर दें तो फर्स्ट बोहर रेडियस, फर्स्ट बोहर रेडियस दैट इज r1, n को 1 करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 4πε0 एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, एन को 1 किया जेड एम ई स्क्वायर, ये फॉर्म बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 कर दें, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं नोट कर रहा हूं, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड को 1 करेंगे एटॉमिक नंबर को, देन r1 फॉर हाइड्रोजन एटम 4πε0 एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम ई स्क्वायर। ये 4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करेंगे, h क्रॉस को h/2π और h की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज e की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 0.53 इन एंगस्ट्रॉम। ये एक्सप्रेशन, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होगा। यस सर। यस सर। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, फर्स्ट बोहर रेडियस, और इसको आप ए नॉट से रिप्लेस कर लेता है। ये ए नॉट वैल्यू होगी, ए नॉट 0.53 इन एंगस्ट्रॉम, बट ये किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। अगर फर्स्ट बोहर रेडियस आपको किसी और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए फाइंड करना हो तो आपको जेड से मॉडिफाई करना पड़ेगा, और डिपेंडेंसी जेड के टर्म्स में आपको यहाँ पे नोट करना है। अगर ये डिपेंडेंसीज को चेक करें तो रेडियस का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ये रिजल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए बताया, और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए, फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम nth ऑर्बिट का रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंडेंट है nth टर्म्स के लिए, ए नॉट फर्स्ट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम बाई जेड। ये एक्सप्रेशन जो भी यहाँ पे हिंट किया है 4πε0, ये एक्सप्रेशन पहले भी नोट करा है, बट मेमोराइज करने के लिए आपको अगर सम एक्सप्रेशन एक साथ नोट करने हो तो लाइक दिस आप इसको नोट करें। अब आपकी चॉइस है, जिस फॉर्म में आपको इसको मेमोराइज करना हो मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको हिंट कर दिया लास्ट स्लाइड में।
अब यहाँ से आपको ये रेडियस का फॉर्म पता चल गया। रेडियस में और वेलोसिटी में आपको ये रिलेशन पता है। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी वो आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। v इज इक्वल टू n h क्रॉस बाई m r। यहाँ पे n पे डिपेंडेंसी है, nth ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो इस रेडियस में भी nth ऑर्बिट रेडियस का कंसेप्ट आएगा। और ये वैल्यू rn की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। nh क्रॉस बाई m 4 पाई एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड एम ई स्क्वायर। ये m कैंसिल आउट हो गया। n h क्रॉस का 1 पावर एडजस्ट हो गया, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट करेंगे इस टर्म को, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 n h क्रॉस। ये nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। इसमें मास डिपेंडेंसी नहीं है, ओनली एटॉमिक नंबर डिपेंडेंसी है, और nth स्टेट के लिए जो इंडिसेस होगा दैट पार्ट पे डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे डिपेंडेंसी है। अब आपको nth स्टेट के लिए अगर एनर्जी फाइंड करना हो तो एनर्जी के लिए आप बोथ एनर्जीज यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी और nth ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप नोट करेंगे हाफ m v स्क्वायर और m इलेक्ट्रॉनिक मास और वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाई रेडियस फॉर nth ऑर्बिट। अब आपको वेलोसिटी भी पता है, रेडियस की वैल्यू भी पता है, दीज एक्सप्रेशंस में आप प्लेस करके ये एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ एनर्जी के लिए। हाफ एम एस एच वेलोसिटी जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एन एच क्रॉस ये होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई जेड एम ई स्क्वायर। ये मैंने रेडियस और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन लेते। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे चेक करें, ये जेड स्क्वायर है, ई पावर 4 है, मास पावर 1 है। यहाँ पे चेक करें ये न्यूमरेटर में जाएगा तो जेड स्क्वायर है, एन पावर 1 है, ई पावर 4 है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर है, 30 पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। एम कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन है, ई पावर 4 कॉमन है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर। और एक पार्ट और यहाँ पे चेक करें एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर भी कॉमन है, एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। ये पावर ये ऑल पार्ट कॉमन आने से ये हाफ प्लस में और ये 1 माइनस, तो माइनस का हाफ बचेगा, एनर्जी निगेटिव आया। एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर टू एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 को 1 कर दें तो बाकी पार्ट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। फिर से हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप कंपेयर करें, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड को आपने 1 किया, फॉर ग्राउंड स्टेट एन को 1 किया और फर्स्ट ऑर्बिट वर्ड से एन को 1 कर दिया। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इस एम के प्लेस पे इलेक्ट्रॉनिक मास 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, एच क्रॉस की वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस एम ई पावर 4 बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगा माइनस 13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी को मेमोराइज भी होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। अब इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको रिलेट करना हो, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए एनर्जी को अगर आप चेक करें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस एनर्जी कैन बी रिटन एज En इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। यही सेम फॉर्म आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में और थ्योरी अगर आपके पास सिलेबस में है इसका ये सिमिलर फॉर्म आपको डिस्कस किया गया। वहाँ पे एक 1 Rydberg डेफिनेशन भी पढ़ता है, वर्ड रिकॉल हो रहा होगा सभी को। यस सर। हाँ सर। यही पार्ट को चेक करें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में अगर आप सी से डिवाइड करते तो 1 Rydberg पार्ट बन जाएगा। एम केस में इतना ही यही पार्ट बन रहा होगा, बाकी सी केस में आप सी की वैल्यू से डिवाइड करके जो भी कंडीशन आता है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो ऑल रिजल्ट्स हैं
रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए और ये आपका एनर्जी के लिए जब रिक्वायर्ड होंगे ये आप यूज करें। तो ये ऑल रिजल्ट्स बोहर थियरी से हैं। पर जब श्रोडिंगर थ्योरी पढ़ेंगे तो श्रोडिंगर थ्योरी में न्यूक्लियस का मोशन आपको कंसिडर करना है। बोहर थ्योरी में न्यूक्लियस रेस्ट पे था, ये सेम रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, बट इन श्रोडिंगर थ्योरी न्यूक्लियस का मोशन भी आप कंसीडर करेंगे और न्यूक्लियस मोशन को एक्सक्लूड करने के लिए टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी में रिड्यूस करने के लिए आप रिड्यूस मास का कंसेप्ट यूज करें। इन श्रोडिंगर थ्योरी for hydrogen like system nucleus motion is also considered। तो यहां से टू बॉडी प्रॉब्लम को आप वन बॉडी में रिड्यूस करेंगे। वन बॉडी प्रॉब्लम में जब इसको रिड्यूस करेंगे तो न्यूक्लियस का मास आप कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रॉन मास आप कंसीडर करेंगे। तो टू मासेस हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस के मास को मैंने mn इंक्लूड कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन मास। तो टू बॉडी प्रॉब्लम को जब आप रिड्यूस करेंगे तो जो मास डिपेंडेंसी होगा न्यू, ये रिड्यूस मास है, इसको आप फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्रेशन सभी को रिकॉल हो रहा होगा रिड्यूस मास के लिए। अच्छा, आप लोग ये m1 m2 by m1 plus m2 पढ़े होंगे या ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 by mu is equal to 1 by m1 plus 1 by m2। यहाँ से आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्म आपको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मास के टर्म्स में मिल जाएगा। तो जो बोहर थ्योरी से रिजल्ट्स आपने फाइंड किए हैं, तो ये एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे रेडियस फाइंड करने के लिए इस मास को म्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी मास है m वैल्यू बोहर थ्योरी में, आप उस मास को म्यू से रिप्लेस करते हैं। तो श्रोडिंगर थ्योरी में ये ऑल रिजल्ट्स आपको फाइंड m को म्यू से रिप्लेस कर देंगे। कहीं कई बार आपको इस म्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कैलकुलेशन भी कराएगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके वहाँ पे रिजल्ट आप फाइंड कर लें। बट श्रोडिंगर थ्योरी में आपको ये फिर से रिजल्ट मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस, जो मास है मास को आप रिड्यूस मास से रिप्लेस करें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन दिया होगा उससे रिड्यूस मास आप फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक मास के टर्म्स में। रिजल्ट्स में क्या चेंज होंगे वो आप कंपेयर कर सकते हैं। श्रोडिंगर थ्योरी में और बोहर थ्योरी में एक और मेजर डिफरेंस है। बोहर थ्योरी में आप इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर लेते हैं, फिर इसी में आप यहाँ पे सोमरफील्ड थ्योरी पढ़ते हैं जहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट आता है, और उसी में अगर आप डी ब्रॉगली कंसेप्ट को यूज करें तो एक और वहाँ पे कंडीशन आपने पढ़ा होगा, जो इसी पार्ट को मैंने ये एंग्लो मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन को आप लोग एन लैम्डा पढ़े हुए कहीं 2πr इक्वल टू एन लैम्डा, ये रिकॉल हो रहा होगा सभी को शायद। यस सर, यस सर। और ये आपने बुक में डायग्राम पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये न्यूक्लियस अगर ले रहा है अगर, और ये बोहर ऑर्बिट की डैश लाइन को मैंने शो कर दिया, इसी में ये लाइक दिस आपको डायग्राम वहाँ पे दिया होगा, किसी बुक में आप शायद पढ़ लेंगे, लाइक दिस एक डायग्राम वहाँ पे रहा होगा। रिकॉल हो रहा है पॉइंट? यस सर। सर क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या बताता है जो मैंने सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया है? स्टैंडिंग वेव नेचर। ये जब आप फर्स्ट ऑर्बिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेंगे श्रोडिंगर थ्योरी से तो आपको शार्प ऑर्बिट कहीं नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग जब आप पोजीशन के लिए मेजरमेंट करेंगे तो पोजीशन इस रेंज में मोर प्रोबेबिलिटी बनेगा। या एक आप कंसेप्ट लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो यहाँ से जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे सिग्मा फॉर पोजीशन दैट इज आर स्क्वायर एवरेज माइनस आर एवरेज स्क्वायर, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये सिग्मा आर से या डेल्टा आर से प्लस माइनस वैल्यू जाएंगी, तो वो ये पार्ट बताता है। और ये अराइज होने का रीजन क्या है? श्रोडिंगर थ्योरी में आप पार्टिकल का वेव नेचर लेते हैं और वेव नेचर से वेवलेंथ का कंसेप्ट आएगा, जो भी आप एंग्लो मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज कर रहे थे mvr इज इक्वल टू nh क्रॉस। इस nh क्रॉस को मैंने h/2π में h क्रॉस नोट कर दिया और यहाँ से ये mv को लेफ्ट में ले गए और राइट में ये नोट कर दिया 2πr। अब आप ये कंपेयर करिए, ये पार्ट h/mv पार्टिकल का अगर मोमेंटम mv है तो ये आपने डी ब्रॉगली कंसेप्ट में लैम्डा पार्ट है। तो ये आप सर्कमफ्रेंस पे कंडीशन पर लेते हैं किसी ऑर्बिट के सर्कमफ्रेंस पे, बट ये लैम्डा कब आएगा? जब आप पार्टिकल का वेव नेचर कंसीडर कर रहे हो। श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर लेना है, जबकि बोहर थ्योरी में पार्टिकल नेचर ले रहे थे। ओनली पार्टिकल की एनर्जी और एंग्लो मोमेंटम क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लिया था, जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी का पार्ट है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं
श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को जब आप फाइंड करेंगे तो हैमिल्टोनियन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल टू, न्यू क्वांटम थ्योरी में आपको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम की वैल्यू प्लेस करनी होगी, और दैट पार्ट को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाई आर, और इस m को आप रिड्यूस मास से रिप्लेस करेंगे म्यू से, श्रोडिंगर वैल्यू में, ये अभी आपको मैंने हिंट किया। इस डेल टू की वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू बाई डेल फाई स्क्वायर। ये डेल टू ऑपरेटर हम मोर टाइम डिस्कस हो गया है। अच्छा, एक पॉइंट और आप यहाँ पे कंपेयर करें, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो बताइए यहाँ पे कितना सिलेबस हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स का? स्टार्ट नहीं हुआ सर। अपना पीजी लेवल से रिकॉल करेंगे, आप लोग लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करते हैं। अगर लैग्रेंजियन जनरलाइज्ड पार्ट के लिए आप कंपेयर करें, अगर किसी पार्टिकल के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट r थीटा फाई ले रहे हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज r डॉट थीटा डॉट फाई डॉट ले रहे हैं, तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फॉर्म को आप लाइक दिस नोट करते हैं वहाँ पे, हाफ मास r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ये टर्म पढ़े होंगे लाइक दिस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटा, ये पार्ट आपने पढ़ा होगा p r स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस ये पार्ट हाफ m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर p थीटा स्क्वायर बाई ट्वाइस m, और ये टर्म पढ़ा होगा p फाई स्क्वायर बाई ट्वाइस m, पढ़े थे? हाँ ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में और वेलोसिटीज के टर्म्स में, ये जनरलाइज्ड मोमेंटा के टर्म्स में। तो ये रेडियल मोमेंटा है जी सर, तो p थीटा स्क्वायर बाई 2 m r स्क्वायर होगा ना? हाँ, शायद दोनों में आ रहा चाहिए एक बार, और इसमें सर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी हाँ जी, ये आप कंपेयर कर लेंगे। जस्ट मुझे शो करना था कि रेडियल मोमेंटा पार्ट ये फर्स्ट टर्म पार्ट बताता है और ये दोनों पार्ट एंगुलर मोमेंटम पार्ट बताता है, ये पार्ट इन दोनों, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं थीटा और फाई डिपेंडेंट टर्म, वहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम पार्ट था, यहाँ पे ये टर्म को माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के टर्म्स में अगर r स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये l स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम बताया। अगर आप यहाँ पे सिर्फ फाई डिपेंडेंट टर्म लेंगे तो ये जो डेल टू बाई डेल फाई ऑपरेटर टर्म था माइनस एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई एल जेड ऑपरेटर लिया था आप लोगों ने, अगर एल जेड स्क्वायर को चेक करें तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू बाई डेल फाई स्क्वायर तो बनेगा। तो ये टर्म में आपको एल जेड स्क्वायर का कंसेप्ट और एल जेड आपको एक जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन बताता है एल जेड का। तो सिमिलर मीनिंग क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंट नोटेशन में आप फाइंड कर रहे हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज और जनरलाइज्ड मोमेंटम में पढ़े हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ये आपको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फॉर्म में पढ़ना है, वो नोटेशन चेंज है, मीनिंग अभी भी वहाँ पे सेम, ओनली चेंज किया कि यहाँ पे आप ऑपरेटर फॉर्मूला यूज करते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को आपने जो मोमेंटम ऑपरेटर था, जो जनरलाइज्ड मोमेंटम पार्ट ले रहे थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ये जनरलाइज्ड मोमेंटम पार्ट से आपको टर्म्स बनेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें, स्टार्टिंग में मैंने आपको नोट किया कि ऑर्बिट चेंज होने से रेडियस चेंज होगा और जेड एक्सिस से एंगल भी चेंज हो रहा है और उसका एक्स वाई प्लेन में पोजीशन भी चेंज हो रहा है, और पोजीशन फाई चेंज हो रहा है, पोजीशन का एंगल थीटा चेंज हो रहा है और आप चेंज हो रहा है। तो वेव फंक्शन में 3 कोऑर्डिनेट्स स्टार्टिंग में भी आप एज्यूम करेंगे, इस टर्म से r वेरिएबल है, ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, इस टर्म से थीटा और फाई वेरिएबल है। इट मींस यहाँ से आप किसी वेरिएबल को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, जो एक्सक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे 3 जनरलाइज्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन में आप रिप्लेस करेंगे h psi इक्वल्स e psi, और यहाँ से जब आप रिजल्ट फाइंड करेंगे, जो अभी एनर्जी आपको मैंने डिस्कस किया वो सेम एनर्जी आपको यहाँ पे फाइंड होगा। nth स्टेट के लिए माइनस m को आप म्यू से रिप्लेस करेंगे, जेड स्क्वायर ई पावर 4 बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h क्रॉस, ये एनर्जी आपको यहाँ पे फाइंड। बट इसको फाइंड करने के लिए अगर श्रोडिंगर थ्योरी पे जाएं, जो मैंने बोर थ्योरी से डायरेक्ट नोट करना बता दिया कि m को म्यू से रिप्लेस कर दें, इससे फाइंड करने के लिए आपको ये इक्वेशन 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, सेंट्रल पोटेंशियल है, तो ये पार्ट आपको मैंने पहले ही हिंट किया था कि सेंट्रल पोटेंशियल के लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, वेव फंक्शन में आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं और इंडिविजुअल वेरिएबल का आप यहाँ पे वेव फंक्शन सेपरेटली फाइंड करेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे। ये पॉइंट आपको लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। तो जब ये रिप्लेसमेंट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन में, एक इक्वेशन प्योरली r डिपेंडेंट बनेगा, एक इक्वेशन प्योरली थीटा और फाई डिपेंडेंट बनेगा, और फिर से आप यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट करें, थीटा और फाई को प्रोडक्ट में नोट करें, तो एक इक्वेशन प्योरली थीटा डिपेंडेंट बनेगा और एक प्योरली फाई डिपेंडेंट, और फाई डिपेंडेंट इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पे वो सेम बनेगा जो रिजिड रोटेटर विद फिक्स्ड प्लेन ऑफ रोटेशन था, तो उसका सॉल्यूशन फिर से सेम आएगा जो आपने पहले फाइंड कर लिया है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये सॉल्यूशन फिर से सेम फॉर्म में बनेगा जो रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन के लिए आपने फाइंड किया, जिसको आपने YLM थीटा फाई नोटेशन यूज कर लिया था। अगर ये प्रोडक्ट को आप कंबाइन करें थीटा और फाई के लिए तो ये फॉर्म सेम रहेगा जो आपको रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन में बताया, और इस रेडियल फॉर्म के लिए आपको सेपरेटली ये सॉल्यूशन बनेगा r कैपिटल R फंक्शन ऑफ स्मॉल r,
तो जब ये थ्री इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो रेडियल पार्ट वाली इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए फिर से आपको एक फॉर्म आता है लेगोरे पॉलिनोमियल का, तो वहां पे भी एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल के लिए मॉडिफाइड इक्वेशन बनेगा जिसका सॉल्यूशन मॉडिफाइड एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल के टर्म्स में आएगा। जो थीटा डिपेंडेंट टर्म है वो इक्वेशन बनेगा मॉडिफाइड एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, एसोसिएटेड मॉडिफाइड एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसका सॉल्यूशन आप मॉडिफाइड फॉर्म में एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल नोट करें। तो आप चेक करेंगे जैसे जैसे आप वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज कर रहे थे, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप इजीली नहीं फाइंड कर सकते। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन को फाइंड करने में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। और थोड़ा रिकॉल करें, अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रहा हो, हाइड्रोजन एटम अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आ जाए तो शायद मोर देन 1 आवर में कंप्लीट होगा, वो भी बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मेमोराइज करने हैं। एग्री है मेरे स्टेटमेंट से? यस सर, बहुत Yes, सारे steps यस सर, बहुत टाइम लेता है। हाँ सर, हाँ सर। सर 4-5 पेज लग जाते हैं सर। हाँ जी, और वो भी बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। अगर एसएच ऑल एसएच मैथमेटिकल एसएच के फॉलो करने हो तो शायद आप कंप्लीट भी ना कर पाए। क्यों? सर, क्योंकि एक- टू एसोसिएटेड इक्वेशंस, मॉडिफाइड एसोसिएटेड इक्वेशंस आपको सेपरेटली चाहिए। सर इसमें आपको होल, हाँ जी, सर अगर ऑपरेटर मेथड से भी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑपरेटर मेथड से कैसे? फिर आपके सर बट सर उससे हाइड्रोजन एटम नहीं सॉल्व होता, एंगुलर मोमेंटम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके आपको सिर्फ आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस, सॉरी आइगन वैल्यूज ऑफ एल स्क्वायर एल जेड तो पता चल जाएगा ऑपरेटर मेथड से। आइगन फंक्शन फॉर्म के लिए फिर से अगर फंक्शन पार्ट पे जा रहे हैं, डार्क नोटेशन के नोटेशन तो आप ये नोट तो कर लेंगे, बट इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बनेगा थीटा और फाई पे, जब वो रिक्वायर्ड होगा फिर से आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जाना होगा। रिकॉल कंपैरिजन करें, जब मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको डिस्कस किया था तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी कैलकुलेशन मैंने ऑपरेटर मेथड से बता दिया था। यस सर। स्टार्टिंग के कुछ आइगन फंक्शंस का मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर के एक्शन से बता दिया, बट अगर जनरलाइज nth स्टेट का ऐसा आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो फिर से आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जाना होता। ऐसी सेम मीनिंग यहाँ पे है। तो आपको एसोसिएटेड लेगोरे और एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशंस, जनरेटिंग फंक्शन, रॉड्रिग फार्मूला, ये तो पता ही होने चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनेंगी उनको फॉर्म क्या है कंपैरिजन करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। फिर पावर सीरीज मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके आप सॉल्यूशन को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में आपको स्पेशल फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। जहां जहां स्पेशल फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्किप कर रहा हूं, उसके लिए कोई और इजी अप्रोच पे जा रहे हैं जिससे एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको ऑपरेटर मेथड से सजेस्ट किया, फिर एक फॉर्म को मैंने जनरलाइज फॉर्म के लिए नोट कराया फंक्शन पार्ट, बट मैंने हिंट किया कि जब प्लॉट करना होगा तब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉब्लम करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपने प्रॉब्लम एग्जाम के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व भी किए। हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जाम में क्वेश्चंस का कंडीशन भी काफी था, कंपेयर भी कराया। शायद रेयरली किसी पार्ट के लिए आपको सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में फंक्शन पार्ट की जरूरत पड़ी, बाकी सारे क्वेश्चंस ऑपरेटर मेथड से सॉल्व हो गए। ऐसे ही मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको ये फंक्शंस के रिजल्ट को कैसे फाइंड करना है वो मेथड आप स्किप कर सकते हैं। तो पहले मैं ये फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म क्या है यहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे, कंपेरिजन कैसे करना है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। तो थ्री फंक्शंस सेपरेटली आर फंक्शन ऑफ स्मॉल आर फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में नोट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के लिए लास्ट में आप जेड को 1 करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ट्वाइस जेड, देखो ऐसा हो सकता है कि कुछ नोटेशन से आपको डाउट रहे, हो सकता है कहीं पे 2 और जेड में डाउट रहे, तो अगर कहीं डाउट आए तो पूछ लेंगे। ट्वाइस जेड बाई एन ए नॉट होल स्क्वायर, मैं साथ ही साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। एन माइनस एल माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ट्वाइस एन, एन प्लस एल फैक्टोरियल, और ये एन प्लस एल फैक्टोरियल का यहाँ पे पावर 3, और ये टोटल टर्म अब तक जो मैंने नोट किया है वो उसका रूट के साइड एक्सपोनेंशियल माइनस जेड आर बाई एन ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस जेड आर बाई एन ए नॉट पावर एल एंड एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल एल एन प्लस एल और 2l प्लस 1 ऑफ 2z r बाई एन ए नॉट। ये फॉर्म रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पार्ट बनेगा। ये एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल और उसमें भी ये पार्ट मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर का डिपेंडेंसी है, आप चेक कर सकते हैं, ये n और ये l। तो यहाँ पे मैंने सफिक्स में 2 क्वांटम नंबर नोटेशन n और l नोट कर दिया। रेडियल पार्ट डिपेंड्स ऑन 2 क्वांटम नंबर n एंड l। यहाँ पे प्योरली r डिपेंडेंसी है, इस पार्ट से भी r डिपेंडेंसी बनेगा और तीसरी पार्ट 2 पार्ट से भी r डिपेंडेंसी बनेगा। नेक्स्ट प्योरली थीटा डिपेंडेंट फंक्शन, सर ये माइनस एन प्लस एल है या फिर एन प्लस एल है? एल के n माइनस l माइनस 1, कोई डाउट है क्या? नो सर। देखो मेमोरी बेस लिखा हूँ, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो मुझसे भी, अगर बाकी होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं थीटा डिपेंडेंट टर्म नोट कर रहा हूँ।
ये फैक्टर एप्सिलॉन मैंने नोट किया है, अभी डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन क्या है। स्क्वायर रूट 2l प्लस 1 बाई 2 l माइनस m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई l प्लस m फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई PLM ऑफ cos थीटा। ये जो नोटेशन है दिस इज एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे आप नोट करेंगे माइनस 1 पावर m और 1। m वैल्यू पॉजिटिव है और m वैल्यू या तो 0 है या नेगेटिव है इस फॉर्म में। समटाइम यही फॉर्म मॉड में लिखा होगा m के लिए, मैंने m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़नी आपको इसे। और यहाँ पे कंपेयर करें तो ये क्वांटम नंबर l पे भी डिपेंड करता है और m पे भी, जो पहले भी आपको नोटेशन था। एजीमुथल वेव फंक्शन फाई, ये आपको पहले से कंफर्म है, इसका डेरिवेशन पार्ट डिस्कस भी किया था। एक्सपोनेंशियल im फाई, ये ऑल जो फॉर्म है वो सेपरेटली नॉर्मलाइज आपको नोट कराएं। कंबाइन करेंगे टोटल 3 पार्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल पार्ट भी नॉर्मलाइज बनेगा, जो सेंट्रल पोटेंशियल कंडीशन में पहले डिस्कस भी किया हुआ है। ये सेपरेटली भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इनका सेपरेटली इंटीग्रल फाइंड करेंगे वो भी 1 बनेगा, और इसको कंबाइन करेंगे तो भी आपको 1 बनेगा। तो 3 क्वांटम नंबर्स मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो टोटल वेव फंक्शन में सेंट्रल पोटेंशियल के लिए आपको ये जनरली हाइड्रोजन एटम में मोर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे आपने ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए, तो 3 क्वांटम नंबर का कांसेप्ट था। कैसे क्वांटम नंबर डिपेंडेंसी है वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। यही पार्ट को रेडियल सॉल्यूशन और स्फेरिकल हार्मोनिक्स में आप नोट कर सकते हैं। समटाइम ये फॉर्म होगा, कभी कभार आपको ये नोटेशन भी मिल सकता है कि m वैल्यू को यहाँ पे l हो और m यहाँ पे, मीनिंग सेम है, ओनली आपको क्वांटम नंबर का आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स को कंफर्म करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ये फॉर्म में डिपेंडेंसीज का एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप क्वांटम नंबर कंपेयर कर लेंगे तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। और क्वांटम नंबर कंपेयर करने के लिए आप चेक करिए m इस पार्ट में भी है और n इस पार्ट में भी है। इजी कहाँ से होगा? 5 पार्ट से। यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। आप इस पार्ट से इजीली m को कंपेयर कर सकते हैं। तो m के कंपेरिजन में तो किसी को साथ कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कहीं आपको एक्सपोनेंशियल 2i5 ये फॉर्म लिखा हुआ है तो m वैल्यू श्योरली आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि +2 है। अगर कहीं एक्सपोनेंशियल -3i5 लिखा है तो m वैल्यू आपको कंफर्म हो गया कि -3। एक्सपोनेंशियल के सम टाइम आपको एक टोटल वेव फंक्शन दिया हो सकता है, और टोटल वेव फंक्शन आप चेक करिए कि एक्सपोनेंशियल के कितने टर्म्स हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल ये टर्म है और एक एक्सपोनेंशियल ये टर्म। तो दीस टू एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाले एक्सपोनेंशियल से या फाई डिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल से m वैल्यू का आइडिया मिलेगा, जो सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए। ये फॉर्म आपको एजीमुथल वेव फंक्शन रिजिड रोटेटर विद फिक्स प्लेन ऑफ रोटेशन में m की पॉसिबल वैल्यूज के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो m आप इजीली कंपेयर कर लेंगे। फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप ये एक्सपोनेंशियल im5 को कंपेयर करके m वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। फॉर n, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप जो अनदर एक्सपोनेंशियल टर्म है एक्सपोनेंशियल -zr बाई n इन, इस फॉर्म से आप कंपेयर करेंगे n वैल्यू को। जब ये बताइए कहीं पे आपको ये फॉर्म दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल -r/2a0, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 2 n वैल्यू नो सर 2 नहीं होगा, अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो 2 होगा। हाँ जी, पहले जब भी आपको ये n कंपेयर करना हो तो फर्स्ट आप z वैल्यू प्लेस करिए, तब आप कंपेयर करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप z को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, z को प्लेस नहीं किया और आप कंपेयर कर रहे हैं, तो मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, कैसे? आप चेक करिए, z को एक बार 1 रखिए और आपने कहीं ये ट्वाइस लिखा है, तो आप यहाँ पे श्योर हो गए कि ये n वैल्यू 2 है। बट z हो सकता है कि आपका 2 हो और ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल -2r/4a0 होता, तब भी तो 2 आ रहा है। जो मैंने फॉर्म लिखा था अभी भी चेक करिए, r/2a0 बना या नहीं बना एक्सपोनेंट? हाँ सर। और यहाँ पे n वैल्यू कितना है? 4 है। तो जब तक आप z को कंफर्म नहीं करेंगे n वैल्यू डाउटफुल रहेगा। तो करेक्ट वे क्या है कि आप पहले z प्लेस करें सिस्टम के नेम से, फिर आप एक्सपोनेंशियल -zr/n a0 से z प्लेस करने के बाद तो एक्सपोनेंट में जो रेशियो टर्म है n a0 के मल्टीपल फैक्टर को आप कंफर्म करके n कंफर्म कर सकते हैं। बट अगर आपने z प्लेस नहीं किया तो ये रॉन्ग हो सकता है। तो सभी को कंफर्म रहेगा कि पहले z प्लेस करना है, फिर हम n कंपेयर करें। तो ये दीज टू पार्ट इजी पार्ट थे, आप n और m इजीली कंपेयर कर सकते हैं। n और m को आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। डिफिकल्टी जो आपको राइज होगा वो आपको l वैल्यू कंपेयर करने में होगा। मैं थोड़ा इस डिपेंडेंसी
को कंफर्म करने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पे लीजेंडर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन और एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। सम टाइम आपको कहीं भी रिकॉर्ड हो तो आप यूज करें। पहले एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल में नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपने दैट टाइम पे ये n में पढ़ा हो, बट हमें रिक्वायर्ड है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l के लिए, मैंने इसको PL x नोट कर दिया 1/2 पावर l। मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं मेमोरी बेस लिख रहा हूँ, कहीं डाउटफुल लाइन एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। 1/2 पावर l l फैक्टोरियल d/dx पावर l x स्क्वायर माइनस 1 पावर l, ये लीजेंडर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल जो हमें l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए रिक्वायर्ड था, तो मैंने l और m नोटेशन यहाँ पे प्लेस कर ली। तो -1 पावर m माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर m/2 d/dx पावर m PLx, यहाँ पे भी डिफरेंशियल है और इस लीजेंडर पॉलिनोमियल का एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल के लिए फिर से डिफरेंशिएशन है। अगर m वैल्यू 0 हो जाए, अगर m को आप 0 कर दें तो ये नोटेशन लीजेंडर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये पावर 0 करने से ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया और ये डिफरेंशियल भी एलिमिनेट हो गया। तो एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल विद m = 0 लीजेंडर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, अगर l को आप 1 कर दें तो ये x² - 1 कंप्यूट करेगा और वन टाइम डिफरेंशियल किया। अंजलि सिंह कौन सी? मेरी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है, घर में बात करने लग रहा है। अंजलि सिंह म्यूट कर लो, वीडियो भी ऑन है। कंटिन्यू करते हैं। एल वैल्यू कंपेयर करने के लिए मैं पहले जो एंगुलर पार्ट है उससे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक करें, एल को मैंने 1 किया तो ये टर्म x² - 1 कंप्यूट करेगा और जब इसका वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से ट्वाइस x आया, इट मींस x पावर 1 आ गया। अगर एल को 0 कर रहे होते तो ये डेरिवेटिव एलिमिनेट होकर x से इंडिपेंडेंट बन जाता। अब अगर एल को 2 कर दें तो ये स्क्वायर टर्म बना, इससे आपने डिफरेंशियल किया 2 टाइम, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं एल वैल्यू 2 से ये टर्म का पावर कितना आ रहा है। कंपेयर करिए, l = 0 के लिए x से इंडिपेंडेंट, l = 1 के लिए x पावर 1 और l = 2 के लिए फिर से यहाँ पे चेक करिए कितना पावर आ रहा है। 0 ही आएगा सर। हाँ जी 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है? 0 ही आएगा सर। 0 l = 2 के लिए l = 2 के लिए पावर 2 आ रहा होगा ना? ये पावर 2 आ रहा, नॉन 0 आएगा। जस्ट यही कंफर्म कराना था कि इस पार्ट से आपको ये कंफर्म हो रहा है कि जो l वैल्यू है उतना ही पावर एक्स्ट्रा यहाँ पे बना लीजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको कंपेयर करिए अपने जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए एंगुलर पार्ट है, थीटा पार्ट है, यहाँ पे x ना होके cos थीटा है। अब यहाँ इस पार्ट पे फिर से आइए, इस एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल का क्या रोल होगा कि m की जो वैल्यू नॉन जीरो होगी तो आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो यहाँ से तो x का पावर चेंज हो जाएगा। बट इस पार्ट पे जाइए, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे cos थीटा है और जब cos थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में cos डबल डिफरेंशियल किया तो cos में कन्वर्ट हुआ, वन टाइम डिफरेंशियल किया तो sin में कन्वर्ट हुआ। अब इसी पार्ट को यहाँ पे l वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, टोटल वेव फंक्शन थीटा से इंडिपेंडेंट है या थीटा डिपेंडेंट वेव फंक्शन थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से आपको कंफर्म होगा कि l वैल्यू 0 है, जो आपको यहाँ कंफर्म भी हो रहा था। अगर कहीं पे लिखा हुआ है cos थीटा पावर 1, ये डिपेंडेंसी थीटा डिपेंडेंट टर्म के लिए या टोटल वेव फंक्शन में आपको ये cos थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे cos थीटा की पावर 1 है। यही पार्ट आपको यहाँ पे मैंने बताया कि अगर x का 1 पावर है तो l वैल्यू 1 आता है। अगर यही डिपेंडेंसी sin थीटा बन जाए तब भी आपको ये m वैल्यू cos थीटा का जो डिफरेंशियल करेंगे m वैल्यू नॉन जीरो होने पे ये आपको sin थीटा बन जाएगा वन टाइम डिफरेंशियल करके। बट अभी भी अगर इसका पावर cos थीटा का पावर हो या sin थीटा का पावर हो बट पावर 1 है तो ये वैल्यू 1 बनेगा। दीज टू केसेस में ये टर्म कहीं पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उस पार्ट डिवाइड में भी हो सकता है, तो मैंने डिवाइड वाले पार्ट को हाइड कर दिया। इट मींस वन पार्ट cos स्क्वायर थीटा डिपेंडेंट है और एक पार्ट थीटा से इंडिपेंडेंट है। ये मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट लिखा है मैंने, थीटा से डिफरेंट टर्म, और कहीं पे ये थीटा डिपेंडेंट टर्म cos थीटा sin थीटा है। ऐसा हो सकता है कि वेव फंक्शन में एक से ज्यादा थीटा डिपेंडेंट टर्म हो, जैसे यहाँ पे है, तो उसमें जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म होगा उससे l स्पेसिफाई होगा। जैसे यहाँ पे थीटा से इंडिपेंडेंट है तो आप ये श्योर नहीं हो सकते कि l वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे थीटा से इंडिपेंडेंट है और ये टर्म पे जाइए, यहाँ पे cos थीटा का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर टर्म से आपको स्पेसिफाई होगा l वैल्यू, तो l वैल्यू 2 बनाएगा। जैसे यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे cos थीटा का पावर 1 है, sin थीटा का पावर 1 है और प्रोडक्ट में पावर आप ऐड करते हैं, तो दोनों पार्ट के 1 1 को ऐड किया, यहाँ पे सीधा आपको 2 शो हो रहा था। कई बार ऐसा फॉर्म हो सकता है
तो cos थीटा और sin थीटा के पावर्स को ऐड करेंगे तो ये 2 बन गया। ये फॉर्म, ये जो मैंने पॉइंट्स आपको सजेस्ट किए हैं सभी को कंफर्म हुआ कि एल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। Yes, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कहीं पे Yes, sir. कहीं cos स्क्वायर थीटा sin थीटा हो, कुछ और पार्ट भी आपका साथ में यहाँ इंक्लूड हो और कहीं पे यहाँ आपको sin थीटा मिल जाए। देखो यहाँ पे भी sin थीटा है, यहाँ पे भी sin थीटा है, इसमें मोर मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन सा है? ये टर्म। यहाँ से एल वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो 2 + 1 से 3 बनेगा। ये सभी को कंफर्म हो रहा है? Yes, मैंने sir. explain की हैं। So, तो वेव फंक्शन में अगर थीटा डिपेंडेंसी है आप एल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन दिया हो। मैंने यहाँ थीटा नोटेशन बताया कि एंगुलर पार्ट डिपेंडेंसी अगर आ रहा होगा तो लाइक दिस आप एल चेक करेंगे। एक और पार्ट है अगर आपको रेडियल वेव फंक्शन दिया हो, अगर टोटल वेव फंक्शन गिवन नहीं है, सिर्फ रेडियल पार्ट गिवन है जो एन और एल डिपेंडेंट है, यहाँ से भी आप एल चेक कर सकते हैं। अब चेक करिए, इस पार्ट में 2 क्वांटम नंबर नोटेशंस बताए मैंने, एक एन और एल, तो एल वैल्यू आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। बट इसे फाइंड करने के लिए आप इस पार्ट में भी एल है बट साथ में एन पता होना चाहिए, इस पार्ट में भी एन और एल है, यहाँ पे भी साथ में आपको पता होना चाहिए। एक इस पार्ट पे जाइए, अगर आपको एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन का थोड़ा आइडिया होता है तो यहाँ से भी जो आर की पावर है इन दोनों के प्रोडक्ट से स्पेसिफाई हो रहा है। बट यहाँ पे ये आर पावर एल, अगर इसी को कंपेयर करें, इस पार्ट में आर का लिए कोई भी पॉलिनोमियल बन जाए, ए आर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी आर क्यूब लाइक दिस बन जाए, और यहाँ पे आर आप मल्टीप्लाई कर दें, या आप कहीं ये पार्ट ले लें ए प्लस बी आर प्लस सी आर स्क्वायर, और ये जो आर पावर एल है इससे आपका ही कॉमन आ गया। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा अलर्ट रहेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट से रेडियल वेव फंक्शन में कोई आपको आर डिपेंडेंट पॉलिनोमियल गिवन होगा। अगर पॉलिनोमियल में आपको ये आर पावर एल मल्टीप्लाई करते हुए, मैंने आर को एक्स फॉर्म एज्यूम कर लिया यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक्स पावर एन के लिए मैंने नोट कर दिया। अगर आप इसको 0 कर लें तो इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं या नहीं? बोलिए। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, और फैक्टर जो फाइंड करेंगे तो किसके कितने रूट्स आएंगे? जितनी पावर एक्स के लिए है। क्लियर हो गया? वही सेम मीनिंग आपको यहाँ पे एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई आर पावर एल। तो जब भी आप फैक्टर करें तो एक पार्ट या आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ हो उसको इस फॉर्म में आप कंपेयर करेंगे, आर पावर एल एक कांस्टेंट टर्म प्लस बी आर, ये जनरल टर्म में नोट कर रहा हूँ, सी आर स्क्वायर, इस फॉर्म में आप कंपेयर कर लेंगे। अगर रेडियल वेव फंक्शन इस पार्ट में आपको गिवन है तो यहाँ से आप आर पावर एल फाइंड करें। ये फर्स्ट टर्म जो आप यहाँ पे ले रहे हैं, आर एस एच यहाँ पे कॉमन आ जाना चाहिए, इसके बाद फिर से कॉमन नहीं आना चाहिए। जब कॉमन नहीं आएगा तो जो भी आर का यहाँ पे पावर आ रहा होगा वो एल स्पेसिफाई करेगा। क्लियर हो गया? दोनों के प्रोडक्ट से आप लाइक दिस कंपेयर करेंगे कि जो आर का कितना पावर मल्टीप्लाई में है मैक्सिमम पावर, उससे आप एल स्पेसिफाई करेंगे इस फॉर्म से। ये एल आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, नोन हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा फॉर्म दिया हुआ है रेडियल वेव फंक्शन के लिए, उसके फैक्टर करके भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने रूट्स आ रहे हैं, उससे आप एल की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। एक पार्ट और मैं आपको यहाँ पे नोट कर दूं, उसको फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पे जाना पड़ेगा। रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये फॉर्मूला आप लोग बुक में पढ़े भी होंगे, n माइनस एल माइनस 1, ये नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होता है। नोड्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन 0 हो रहा होगा वो रेडियल नोड्स है। और जब ये पार्ट को प्लॉट करेंगे, इस रेडियल पार्ट को अगर प्लॉट करने लगे या फैक्टर्स चेक करने लगे, इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस पार्ट से आपको नॉन जीरो आर के लिए नोड्स स्पेसिफाई होंगे। जितना मैक्सिमम पावर यहाँ पे पॉलिनोमियल में एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल के लिए बनेगा, उनसे आप नोड्स फाइंड करेंगे। आर की नॉन जीरो वैल्यू के लिए कितने नोड्स आ रहे हैं, एक नोड्स इन्फिनिटी पे टेंड्स टू 0 जाएगा, वो एक्सक्लूड करेंगे। आर इक्वल टू 0 नोड्स न्यूक्लियस पे लाई करेगा, उसको भी एक्सक्लूड करेंगे। ये दोनों नोड्स आपको एक्सक्लूड कर देने हैं। उसके बाद जब आप नोड्स वैल्यूज काउंट करेंगे, मान के चलिए ऐसे 2 पॉइंट्स पे नोड 0 बना, अगर किसी एग्जांपल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 हैं, तो n माइनस एल माइनस 1 को आप 2 रखेंगे। n की वैल्यू आपको नोन होगी एक्सपोनेंशियल फैक्टर से, तो l वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं n माइनस 1 माइनस 2 से। क्लियर हो गया? ये फैक्टर नोन होगा, n वैल्यू नोन होगी एक्सपोनेंशियल फैक्टर से। नंबर ऑफ नोड्स का आपको फैक्टर करके आइडिया मिल जाएगा, दीज 2 नोड्स आप एक्सक्लूड कर देंगे। इस फॉर्म से भी आप l फाइंड कर सकते हैं। l फाइंड करने के लिए मैंने डिफरेंट मेथड सजेस्ट किए, या तो ये फॉर्म बना लें, l कंपेयर हो जाएगा। अगर आपको नोड्स का आइडिया है, कोई रेडियल वेव फंक्शन में आपको फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, उससे फैक्टर करके चेक कर लेंगे कितने पॉइंट्स पे 0 बन रहा है वेव फंक्शन, ठीक है। ये कंडीशन जो पॉलिनोमियल के लिए 0 करते हैं,
ये भी जीरो फाइंड करने के लिए तो कर रहे हैं, साई को जीरो करके। फैक्टर जो करते हैं वो भी तो फंक्शन को जीरो करके निकालते हैं। तो वो पॉइंट्स को मैंने रिलेट किया है। तो जब थीटा डिपेंडेंट टर्म नहीं दिया होगा तो लाइक आप एल की वैल्यू चेक करेंगे। अगर थीटा दिया है तो इस स्लाइड में आपको पॉइंट्स बताएं, इनसे आप चेक करेंगे। अगर आपको क्वांटम नंबर्स नोन हो गई तो हाइड्रोजन एटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करता है, फंक्शन ऑफ आर थीटा बाई डिपेंडेंट टर्म है, तो यहाँ से आपको एनर्जी बनेगी En, जो मैंने एक्सप्रेशन आपको नोट करा दिया। 3 क्वांटम नंबर टर्म्स में फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेकंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये एनर्जी आपको माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई पावर 4, ये मोर टाइम डिस्कस हो गया, बट आपको किसी को फिर से डाउट ना रहे कि क्या एनर्जी बनेगा यहाँ पे, ये मैंने नोट कर दिया। ये एनर्जी आइगन फंक्शन बनेगा हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए। बट यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, इट मींस ये विदाउट स्पिन है। ओनली कूलॉम्स पोटेंशियल की वजह से क्या एनर्जी आएगा वो आपको यहाँ पे मैंने नोट किया। अगर इसी वेव फंक्शन पे, क्योंकि पोटेंशियल आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, सेंट्रल पोटेंशियल है जिसका फॉर्म मैंने लिखा -1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई आर, और इस सेंट्रल पोटेंशियल के लिए हैमिल्टोनियन एल स्क्वायर से कम्यूट करेगा, जो पहले इंडिविजुअल बताया हुआ है, एच एल जेड से कम्यूट करेगा। इसका रीजन भी स्पेसिफिक डिस्कस किया था क्यों करेगा। तो ये वेव फंक्शन एल स्क्वायर एल जेड के भी आइगन फंक्शन है। तो ये आपको पहले हिंट किया हुआ है, साई एन एल एम फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, जो डार्क नोटेशन में कैट ऑफ एन एल एम आप यूज करेंगे, और साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस ऑफ एच एल स्क्वायर एंड एल जेड। इस नोटेशन पे या इस नोटेशन पे पहले आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, अब आपको रीजन क्लियर भी हो गया होगा कि क्यों ये आप पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। हाइड्रोजन एटम मैंने डिस्कस भी नहीं किया था, बट हाइड्रोजन एटम के लिए एल स्क्वायर एल जेड की प्रॉब्लम्स मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये सेम नोटेशन एल स्क्वायर एल जेड के आइगन फंक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक कांसेप्ट आएगा डिजेनरेसी का, डिजेनरेसी ऑफ nth लेवल। डिजेनरेसी ऑफ nth लेवल, nth लेवल की एनर्जी आपको यहाँ पे En माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई पावर 4 बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, जिसको मैंने -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट आपको डिस्कस किया था। ये एनर्जी की कितनी आइगन फंक्शंस होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने आइगन फंक्शंस होंगे, वो डिजेनरेसी बताया। और n वैल्यू फिक्स है, n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेव फंक्शन 3 क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, विदाउट स्पिन n, l और m पे। तो फॉर ए गिवन l और m की जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस होंगे। तो फॉर ए गिवन n, l can take value 0, 1, 2, 3 up to n-1 with difference of unity, and for a given l, m can take value -L2 plus l with difference of unity। ये सिमिलर कंसेप्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में मोर टाइम आपको डिस्कस हो गया है, विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी। और m की कितनी वैल्यूज हैं फॉर ए गिवन l, ये आपको पहले डिस्कस किया है, टोटल 2l+1 नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर n और l फिक्स हैं तो m की 2l+1 वैल्यूज आएंगी, ये सभी को कंफर्म हो गया हो। बट l वेरिएबल है फॉर ए गिवन n, l पे आपको सम करके ये कंफर्म हो जाएगा। जितनी l और m की पॉसिबिलिटीज हैं फॉर ए गिवन n, उतने ही पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे। यहाँ पे ये विदाउट स्पिन है, अगर आप स्पिन भी इंक्लूड करते हैं, इफ स्पिन इज कंसीडर्ड और स्पिन इज इंक्लूडेड, तो टोटल वेव फंक्शन में आपको स्पिन वेव फंक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और जो भी वेव फंक्शन साई एन एल एम जो कूलॉम पोटेंशियल के लिए आपने फाइंड किया वो भी यूज करना होगा। बोथ वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। अगर डार्क नोटेशन में इसी को रिप्रेजेंट करें तो एन एल एम और स्पिन वेव फंक्शन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एस और एम एस से रिप्रेजेंट करें। तब टोटल वेव फंक्शन आप चेक करिए, इलेक्ट्रॉन के लिए एस की सिंगल वैल्यू है, बट एस के फॉर ए गिवन एस एम एस की 2 वैल्यूज आती हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन एस हाफ है, एम एस की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो स्पिन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली एस और एम एस नोटेशन में 2 ही स्टेट अलाउड हैं, एक स्पिन अप के लिए और एक स्पिन डाउन के लिए। ये दोनों पार्ट आपको पहले स्पिन पार्ट में डिस्कस किए हुए हैं, एक ये स्टेट अलाउड होगा और एक ये स्टेट अलाउड होगा। ये पॉइंट रिकॉल हो रहे होंगे, स्पिन में आपको बताए हुए हैं। तो इंक्लूडिंग स्पिन और एक्सक्लूडिंग स्पिन नंबर ऑफ वेव फंक्शंस डिफरेंट आएंगे। तो डिजेनरेसी ऑफ nth लेवल मींस आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, डिजेनरेसी ऑफ nth लेवल जो gn से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय gn, a total number of linearly independent energy eigenfunctions with same energy En, जो En के लिए पहले एक्सप्रेशन डिस्कस कर लिया। सेम एनर्जी के लिए कितने वेव फंक्शंस होंगे वो आपको यहाँ पे काउंट करना है।
द नंबर ऑफ वेव फंक्शंस, मैं पहले विदाउट स्पिन ये डिस्कस कर रहा हूँ, फिर स्पिन इंक्लूड करने से ओनली 2 का फैक्टर मॉडिफाई होगा, जो आगे डिस्कस कर रहे हैं। द नंबर ऑफ वेव फंक्शंस और एनर्जी आइगन फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट एनर्जी आइगन फंक्शंस फॉर फिक्स्ड एन एंड एल, दोनों फिक्स हैं, तो ये नंबर m पे डिपेंड करेगा। अभी ये नंबर बताया आपको 12+1, सभी को कंफर्म है? m वैल्यू से n और l फिक्स हो गया तो ये 12+1 बनेगा, बट हमें चाहिए n की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो l वेरिएबल होगा। द नंबर ऑफ वेव फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट एनर्जी आइगन फंक्शंस फॉर ए पर्टिकुलर n, तो l वेरिएबल बनेगा यहाँ पे। L वेरिएबल है, L की डिफरेंट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म कैलकुलेट कर लें और ऐड करते हैं, तो इसका हम सम कर सकते हैं। और L की मैक्सिमम वैल्यू है n-1, ये आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। L की वैल्यू फॉर ए गिवन n 0 से स्टार्ट हो रहा है विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी n-1 तक गया है। ये पॉइंट सभी को कंफर्म हो गया? विदाउट स्पिन ये नंबर बनेगा, तो डिजेनरेसी Gn आपको कंफर्म हो गया। और इसी एक्सप्रेशन में अगर आप स्पिन इंक्लूड कर दें तो ये नंबर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये एक्सक्लूडिंग स्पिन है, जिसमें स्पिन आपने कंसीडर नहीं किया है, और ये ट्वाइस फैक्टर इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग स्पिन है। इसी को समटाइम एक्सक्लूडिंग स्पिन, तो प्योरली पोटेंशियल की वजह से कितना कंडीशन आ रहा है डिजेनरेसी में, इसी को कूलॉम डिजेनरेसी भी बोलते हैं, कूलॉम डिजेनरेसी। बट स्पिन इंक्लूड कर देंगे तो ये कूलॉम डिजेनरेसी का 2 टाइम्स हो जाएगा। ये स्लाइड पे जो मैंने हिंट किया है सभी को कंफर्म हो गया? आगे प्रॉब्लम में कहीं अप्लाई होगा तो दैट टाइम पे डाउट क्रिएट नहीं करें, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट नोट करा दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट नोट देता ये टर्म ये वैल्यूज आएंगी। ये स्टेटमेंट इसीलिए आपको मैंने सजेस्ट किया। कंफर्म है सभी को? सर ये आगे जो सर ये जो आपने साई एनएलएम लिखा है सर ऊपर ब्रैकेट के फॉर्मेशन में, सर ये एन एल एम के बाद सब कैट लगेगा या सर एसएमएस उसी के अंदर आएगा? ये दोनों मीनिंग सेम है। ओके सर। रिकॉल करिए जब आपको हिल्बर्ट स्पेस डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये हिंट किया था कि ये वेक्टर प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का कब अलाउड होगा, कब फॉरबिडन होगा। यस सर। और 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट्स का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये वेक्टर प्रोडक्ट वर्ड मैंने यूज किया, तो ये सिंगल कैट वेक्टर में भी नोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अलाउड क्यों है? क्योंकि ये ऑर्बिटल स्पेस है, ये स्पिन स्पेस है, 2 डिफरेंट स्पेस वाले कैट वेक्टर्स को आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, वो अलाउड हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको चाहे तो आप लाइक दिस नोट कर सकते हैं, एन एल एम, एम एल के कॉरस्पॉन्डिंग है ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगर सिंगल पार्टिकल है स्पिन तो इस एस को चाहे तो वहाँ पे एक्सक्लूड कर दें क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही, चाहे तो आप इंक्लूड कर लें, तो ये फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सर? हाँ जी। हमारे ये सर इस दोनों कैट हैं, तो सर ये अगर हम इनका वेक्टर करेंगे, दोनों कॉलम है, तो सर ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना? हाँ जी। तो हमारा एन एल एम वाला और एस और एम एस वाले का हम वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहे हैं सर। हाँ जी, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो ये सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये आपको अलाउड और फॉरबिडन वाली कंडीशन को भी साथ में इंक्लूड करना है। जी सर। और ये एक तरह से टेंसर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सम टाइम अलाउड है, सम टाइम फॉरबिडन है। टेंसर आप मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, कब हमें टेंशन की रिक्वायरमेंट होती है टेंसर की, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, सम टाइम उनको हम वेक्टर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, सम टाइम उनको स्केलर्स के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। इसको हिल्बर्ट स्पेस में टेंसर का कांसेप्ट इसलिए आया कि सम टाइम उसमें 1 कंपोनेंट होगा, सम टाइम मोर कंपोनेंट्स होंगे, तो एक कांसेप्ट आता है इनर और आउटर प्रोडक्ट का, जिसमें डायमेंशन मोर देन 1 स्पेस हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेस भी डिफरेंट है और ये स्पेस भी डिफरेंट है, दोनों से एक सिंगल स्पेस बनेगा। उस स्पेस की डायमेंशन इस प्रोडक्ट की डायमेंशन से मैच कराने के लिए हम इनर और आउटर प्रोडक्ट करते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो आप सोच रहे हो कि उससे आपको डाउट हो गया, पता चला उस बार मैट्रिक्स बन जाएगा या कोई और पार्ट बनेगा, ठीक है? वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा। आपको यूनिट मैट्रिसेस को इंक्लूड करते हुए इनर और आउटर प्रोडक्ट से पहले इनको कन्वर्ट करना होगा, फिर आप प्रोडक्ट करेंगे, जिससे वो आपका फिर से कैट वेक्टर मैट्रिक्स इट मींस कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, अगर सभी के लिए ऐसा प्रोडक्ट हो जाता और कॉलम मैट्रिक्स बन जाता तो ये फॉरबिडन का कांसेप्ट ही नहीं आता, ठीक है? तो इंक्लूडिंग स्पिन और एक्सक्लूडिंग स्पिन आपको मैंने डिजेनरेसी का एक्सप्रेशन हिंट कर दिया। अब ये सीरीज को आपको यहाँ पे अभी फाइंड करना है, या ये सेपरेटली ये सीरीज की वैल्यू फाइंड कर लें, 0 to n-1 to l+1, तो जहाँ ये फैक्टर होगा उसकी वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं। l को 0 किया तो फर्स्ट टर्म 1 बन गया, l को यहाँ पे 1 किया तो ये 3 बन गया, नेक्स्ट l वैल्यू के लिए 5 बन गया, और लास्ट टर्म में l को n-1 किया तो ये 2n-1+1 लास्ट टर्म बन गया। 2 सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस चेक करिए, डिफरेंस सेम है, these 2 पार्ट में डिफरेंस सेम है, तो दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं टोटल बोलिए? n टर्म्स हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। n टर्म के सम का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये 2 को मैंने प्रोडक्ट कर दिया इनसाइड, n² बन गया।
तो डीजेनरेसी nth लेवल के लिए आपको कंफर्म हो गया, n स्क्वायर जो आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, ट्वाइस n स्क्वायर भी पढ़े होंगे, एक्सक्लूडिंग स्पिन और इंक्लूडिंग स्पिन। डीजेनरेसी में 2 के फैक्टर का डिफरेंस है और उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्पिन की ओनली 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो सेम एनर्जी के लिए अगर आप स्पिन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो जितने पॉसिबल वेव फंक्शंस होंगे स्पिन इंक्लूड करते हुए वेव फंक्शंस का नंबर डबल हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे डबल किया हुआ है। तो ये nth लेवल पे डीजेनरेसी का एक्सप्रेशन है। कभी डीजेनरेसी वर्ड यूज करेगा, कभी आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस कितने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन कितने हैं इस एनर्जी के लिए। कैसे डिफरेंट है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर n वैल्यू आप 1 ले रहे हैं, l की वैल्यू ओनली सिंगल वैल्यू अलाउड है 0, कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 बनेगा। तो ये आप स्टेट को साई nlm रिप्रेजेंटेशन में 1 0 0 आप नोट कर सकते हैं, और इसी को लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 0 होती है, सभी को कंफर्म है, तो ये साई 1s आप नोट कर सकते हैं। तो विदाउट स्पिन देयर इज सिंगल वेव फंक्शन विद सेम एनर्जी, बट अगर आप स्पिन भी इंक्लूड करें तो ये टर्म तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्पिन बता दिया मैंने। अगर स्पिन इंक्लूड करेंगे तो s वैल्यू हाफ होगा और ms वैल्यू प्लस माइनस हाफ आएगा। तो इसी वेव फंक्शन में जब टोटल वेव फंक्शन नोट करेंगे तो साई 1 0 0, और स्पिन वेव फंक्शन में यहाँ पे आप कोई एक नोटेशन, मैंने आई नोटेशन ले लिया कि s वैल्यू हाफ है और ms की 2 वैल्यूज ले सकते हैं, प्लस हाफ भी और माइनस हाफ। तो वेव फंक्शन में 2 पॉसिबिलिटीज आई। तो यहाँ पे n स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन से n को 1 किया तो ये 1 डीजेनरेसी बना, बट जैसे स्पिन इंक्लूड कर लिया तो ये इन क्वांटम नंबर्स के साथ आपको स्पिन क्वांटम नंबर्स और कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 2 वेव फंक्शंस हैं आप चेक करें। ऐसे ही आप n की वैल्यूज इंक्रीज करते चले जाएंगे, इस एक्सप्रेशन से डायरेक्ट आप नंबर चेक कर सकते हैं और क्या पॉसिबल वेव फंक्शंस होंगे वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो सम स्टेट्स के लिए मैं पॉसिबल वेव फंक्शन फॉर्म आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आपको मैंने डिस्कस किया साई 1s, साई 1 0 0। देखो मैं कॉमा इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ, जब डबल डिजिट में कोई क्वांटम नंबर होगा जिस दैट टाइम पे आपको डाउट क्रिएट ना हो। नहीं तो कई बार क्वेश्चन में आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो वहाँ कई बार कॉमा से सेपरेट नहीं करता है, तो ये आपको कंफर्म रहना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वेव फंक्शन फॉर्म जो आपको यहाँ पे नोट किए हैं, इनसे आपको ये फॉर्म फाइंड होगा, और जब प्लेस करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा z³ बाई पाई a0 क्यूब टोटल पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस ZR बाई a0। देखो एक फॉर्म मैंने आपको YLM भी डिस्कस किया था L और M की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, तो ये फॉर्म भी चाहे तो नोट करते जाएंगे, कहीं रिक्वायर्ड होगा तो L0 M0 के लिए Y00 बनेगा, और ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स में 1/√4π बनेगा। L को 1 करेंगे तो M की +1 वैल्यू के लिए, 0 के लिए, -1 के लिए, ये Y11, ये Y10 और ये Y1 -1। ये फॉर्म भी मैं आपको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आगे कहीं रिक्वायर्ड होंगे तो आप करेक्टली यूज कर सकते हैं। Y11 दैट इज -√3/8π साइन थीटा एक्सपोनेंशियल I पाई बनेगा। ये टर्म √3/4π cos थीटा बनेगा, और Y1 -1 प्लस √3/8π साइन थीटा एक्सपोनेंशियल -I पाई बनेगा। तो यही पार्ट आप आगे इंक्लूड करते जाएंगे। ये n = 1 के लिए है, अगर n को आप 2 ले रहे हैं तो n = 2 के लिए L और M की पॉसिबिलिटीज से 4 पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे। लास्ट वाला -1। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? n की 2 वैल्यू के लिए L की वैल्यू 0 और 1 बनेगी, तो L 0 लिया तो M की सिंगल वैल्यू 0 बनेगी, और L को 1 लेंगे तो M की 3 वैल्यूज बनेगी 0 और +-1। तो आप चेक कर सकते हैं NLM की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बनी, एक 2 0 0, एक 2 1 0, एक 2 1 1 और एक 2 1 -1। तो कैसे 4 डिजेनरेट बना विदाउट स्पिन, वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो रहा होगा। दीज 4 पॉसिबल वेव फंक्शंस बनेंगे n = 2 के लिए। इनके फॉर्म वेव फंक्शन पार्ट क्या बनेंगे वो आप नोट कर सकते हैं। आप चेक करिए L 0 होते ही आपको s ऑर्बिटल का कांसेप्ट कंफर्म होता है। साई 2 0 0 को आप साई 2s भी नोट कर सकते हैं, और 2s के लिए जो वेव फंक्शन पार्ट है z³, मैं ये पार्ट इसलिए नोट कर रहा हूँ, मोस्टली केसेस में वेव फंक्शन गिवन होता है, आप इनको रेफरेंस लेके NLM कंपेयर कर सकते हैं। z³ बाई 32π a0 क्यूब टोटल पावर हाफ एक्सपोनेंशियल ZR बाई 2 a0, और M वैल्यू 0 होने से, L वैल्यू 0 होने से ना तो यहाँ पे कोई
cos थीटा का पार्ट आएगा ना sin थीटा का, ओनली रेडियल पार्ट्स रहेंगे। ये टर्म जेड आर बाई ए नॉट। ये जो कंक्लूजन है, अब मैं फिर से आपको जो पहले पॉइंट्स एल की वैल्यू फाइंड कराने के लिए हिंट किया हूं, एन वैल्यू फाइंड कराने के लिए, एम वैल्यू फाइंड कराने के लिए, वो आप एक बार कंपेयर करते जाइए। ये एल को 0 किया तो ये कंडीशन एक्सक्लूड हो गया। जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो इस टर्म से स्पेसिफाई है। एल की 0 वैल्यू के लिए, एन की 1 वैल्यू 2 वैल्यू के लिए जब एसोसिएटेड लेगुरे पॉलिनोमियल की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये पार्ट आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से चेक करें, इस टर्म से अब आर कॉमन नहीं है तो आर पावर 0 कॉमन हुआ, आर पावर 0 कॉमन होने से एल वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म है 0। एम वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक्सपोनेंशियल फाई डिपेंडेंट कोई टर्म नहीं है, थीटा डिपेंडेंट कोई टर्म नहीं है, दैट पार्ट से भी L0 और M0 आपको कंफर्म है। दीस थ्री स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आप 2p ऑर्बिटल नोट कर सकते हैं, ये साइड 2p के लिए पार्ट बने दीस थ्री वेव फंक्शंस, क्योंकि L को जैसे ही 1 किया p वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए L वैल्यू 1 होता है, तो ये थ्री वेव फंक्शंस साइड 2p के लिए आपको बनेंगे। एक 2s के लिए बनेगा, जो आपसे पहले आप 12th लेवल पे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लॉ पढ़ते होंगे, 1s 2s 2p लाइक दिस फॉर्म पढ़ते हैं। n = 2 के लिए s और p दोनों ऑर्बिटल्स आते हैं। अब यहाँ पे 2 1 0 ये वेव फंक्शन फॉर्म z3, ये अननेसेसरी आप अनम्यूट क्यों हो जाता है, यानी हर 2-3 मिनट में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। फॉर्म को आप कंपेयर करिए एन और एल और एम के लिए। जेड को मैंने प्लेस नहीं किया यहाँ पे क्योंकि जेड अभी अननोन है, जब कंपेयर करेंगे तो जेड वैल्यू प्लेस करके आप यहाँ पे ट्वाइस एन नॉट फैक्टर से एन कंफर्म हो गए 2 है, जो यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है। अब आप कंपेयर करें, cos थीटा पावर 1 से भी एल वैल्यू 1 है और आर पावर 1 कॉमन आ गया एक तरह से, आप चेक कर सकते हैं ये एल वैल्यू 1 है। फाई डिपेंडेंट कोई टर्म नहीं है, जब फाई डिपेंडेंट कोई टर्म नहीं है तो एम वैल्यू 0 हो गई। 2 1 1 के लिए माइनस z³ बाई 32 पाई a नॉट क्यूब, टोटल पावर हाफ, एक्सपोनेंशियल माइनस ZR बाई ट्वाइस a नॉट, साइन थीटा एक्सपोनेंशियल i5। जब m वैल्यू नॉन जीरो होगा तो लीजेंडर पॉलिनोमियल से जो कंडीशन आया m की 0 वैल्यू के लिए, उसको आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये साइन थीटा कंडीशन आपको मिलेगी। z³ बाई 32 पाई a नॉट क्यूब, टोटल पावर 1/2, एक्सपोनेंशियल माइनस एक पार्ट और यहाँ पे छूट गया है ZR बाई a नॉट, ये मल्टीप्लाई में है साइन थीटा, ZR बाई ट्वाइस a नॉट मल्टीप्लाइड बाई ZR बाई a नॉट साइन थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस i5। तो ये 4 पॉसिबल वेव फंक्शंस आपको मैंने नोट कर दिए। अब चेक करें, L1 है तो ये ZR बाई a नॉट वाले फैक्टर में R पावर 1 कॉमन है, सभी में आपको सेम फैक्टर बन गया। L वैल्यू 1 होने से cos थीटा हो या sin थीटा हो, इसका पावर 1 है, ये आपको कंफर्म हो रहा है, जो पहले शॉर्ट भी बताया L कंफर्म करने के लिए। एक्सपोनेंशियल im5 में m को कंपेयर करना है तो एक्सपोनेंट में जो टर्म होगा i का जो मल्टीपल फैक्टर है वो m5 देगा, या i5 का जो मल्टीपल फैक्टर है वो m की वैल्यू देगा। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, तो आप ये इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे आपको क्वांटम नंबर फाइंड करना है, जो आपको यहाँ पे नोट किया। और नेगेटिव क्वांटम नंबर को बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पहले से आपको हिंट किया हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये s ऑर्बिटल तो कंफर्म करा दिया कि ये s ऑर्बिटल बनेगा, और ये 3 पार्ट को मैंने 2p नोट कर दिया। बट क्या पार्ट z के अलोंग 2pz बनेगा, क्या पार्ट 2px बनेगा, क्या पार्ट आप 2py लेंगे, अगर आप कंपेयर करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सेम अप्रोच लिया होगा और 12th लेवल पे केमिस्ट्री में भी आपने सेम अप्रोच लिया होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं तो ये 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल आप सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जब p ऑर्बिटल का कांसेप्ट आता है तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सभी को रिकॉल हो रहा होगा ये पॉइंट? जी सर। और हो सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपने सेम मिस्टेक किया हो जो 12th लेवल पे करते आ रहे थे, क्योंकि 12th लेवल पे तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि वहाँ पे आपने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ा, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आप एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। आप रिकॉल करिए, आप लोग इसको लाइक दिस नोट कर ले रहे होंगे वहाँ पे, या -1 0 प्लस है, और इसको नोट किया होगा px py pz या pz px py। ये तो कंफर्म है कि l वैल्यू 1 है तो m की 3 वैल्यू आएंगी। बट अगर आपने ये ऑर्बिटल्स स्पेसिफाई, सब ऑर्बिटल्स स्पेसिफाई कर दिए कि ये px के लिए 1 है और py के लिए -1 है, pz के लिए 0 है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये तो करेक्ट है कि p ऑर्बिटल से l वैल्यू 1 हुआ, m की 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। बट आगे जब इसको सब ऑर्बिटल्स में कैटेगराइज कर रहे हैं कि px ऑर्बिटल क्या है, py क्या है, pz क्या है, जो क्वांटम मैकेनिक्स से कंफर्म होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने जिन क्वेश्चंस में अप्लाई किया हो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैलकुलेट करने के लिए, आप नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ml को सम करके l कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म डिस्कस हो गए हैं। और ब्रीट स्ट्रीम में आप कोई और मेथड पढ़ते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, वो मेथड नहीं बता रहा, जिसमें शो कर रहा हूँ कि अगर ऑर्बिटल्स को सब ऑर्बिटल्स में कैटेगराइज करके नोट कराया होगा या आप यूज करते आ रहे होंगे तो वो पॉइंट रॉन्ग है।
पॉइंट को क्वांटम मैकेनिकली अगर चेक करें तो मैं इस पार्ट को तो 2s और इस पार्ट को 1s श्योरली बता रहा हूँ, बट इसमें अभी आपको मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा ये 2px है, ये आपको नहीं कंफर्म कर रहा ये 2py। क्लियर हुआ? कैसे पता चलेगा? आपको क्वांटम मैकेनिक्स से प्रॉब्लम के लिए हो सकता है वो पॉइंट की रिक्वायरमेंट ना हो, बट मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूँ आपको, जिससे आपको ये आगे मिस्टेक रिपीट ना हो। आप ऑर्बिटल्स की शेप पढ़े होंगे, ऑर्बिटल्स की शेप में आपने s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स के शेप पढ़े होंगे पहले। उन्हीं शेप्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा तो ये करेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, सभी को आइडिया है? हाँ सर। s ऑर्बिटल के लिए 1s ऑर्बिटल के लिए तो आप ये स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं वहां पे, ये स्फीयर आप एज्यूम कर लेते हैं, ये x, ये y और ये z। 2s ऑर्बिटल के लिए आप स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर देते हैं, ये रिकॉल हो रहा होगा 2s ऑर्बिटल के लिए, लाइक दिस आपने ड्रॉ किया होगा। ये एंगुलर पार्ट है। जब आप क्वांटम मैकेनिकली इसको चेक करेंगे तो इस रीजन में, इस सेल रीजन में पार्टिकल की मोर प्रोबेबिलिटी आएगा। इससे जो इनसाइड वाला स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है ये पार्ट, इसमें नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी रहेगा, इसके आउटसाइड में भी नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी रहेगा। जब आप p ऑर्बिटल के लिए आप px, py, pz ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए होंगे तो डबल शेप आपने p ऑर्बिटल के लिए किया होगा। इक्वल आपको लूप्स शो करना है। ये मुझसे बार बार डिफरेंट साइज ड्रॉ हुआ है तो करेक्टली नोट कर देंगे। ये पीजेड के लिए आप लोग केमिस्ट्री में साथ पढ़े होंगे, ठीक है? ये पीजेड के लिए ये px के लिए आप पढ़े हो। py के लिए लाइक दिस ड्रॉ किए होंगे। ये अब से पहले आपको नोन है, ये pz के लिए, ये px के लिए, ये py के लिए। क्लियर है सभी को? सर एक में Yes, 4 sir. होते हैं। हाँ जी, सर एक में 4 डंबल होते हैं। 4 होते हैं, डी ऑर्बिटल में होते हैं। वो आगे जाते D जैसे ऑर्बिटल बढ़ाते में। जाएंगे, जैसे जैसे आगे l बढ़ाते जाएंगे शेप्स चेंज हो जाएंगे। मैंने अभी लिखा है ये s ऑर्बिटल को रेफरेंस लिया है और p ऑर्बिटल को रेफरेंस लिया है। ओके सर। ये अगर कंफर्म है तो यहाँ पे चेक करिए इन डायग्राम्स में s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेल या स्फीयर फॉर्म में बनेंगे, जो आपको यहाँ पे कंफर्म है। n वैल्यू चेंज होने से शेल्स के डिवीजन चेंज होते चले जाएंगे। 1s में कंप्लीटली आप स्फीयर ड्रॉ करते हैं, 2s के लिए स्फेरिकल सेल बनाएंगे, ऐसे 3s में कुछ और आपके एक्स्ट्रा आप वहाँ पे सेल्स में डिवीजन करते जाएंगे, बट होगा स्फेरिकल नेचर। क्यों? इसका रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये s ऑर्बिटल थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट है, बट p ऑर्बिटल में थीटा डिपेंडेंसी आता है, फाई डिपेंडेंसी आता है। अब ये चेक करिए, इस 3 शेप में जाइए, d3 शेप में सिमिलरिटी क्या है कि जब हमने यहाँ सफिक्स में z नोटेशन लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन z के z एक्सिस के अबाउट है, x और y में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। चेक कर लीजिए, x ऑर्बिट px ऑर्बिटल के लिए x एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन है, y और z में कोई कंडीशन नहीं है। y py ऑर्बिटल के लिए y एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन है, x और z में कोई कंडीशन नहीं है। ये पॉइंट सभी को कंफर्म हो गया? यस सर। अब आपको these फंक्शंस पे आना है। ये थीटा डिपेंडेंसी है, ये cos थीटा है। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे जाइए, आप x, y और z को आप पढ़े हैं आपसे पहले r cos थीटा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, x को r sin थीटा cos फाई, y को r sin थीटा sin फाई, यही फॉर्म पढ़े हैं। r को 1 कर दीजिए यहाँ पे, ये रेडियस को यूनिटी ले लीजिए, क्या पार्ट बन गया? cos थीटा। d3 फॉर्म्स में जो 2p ऑर्बिटल बताएं, ये cos थीटा यहाँ पे है, ये px और pz ऑर्बिटल बन गया, z पार्ट आ रहा है तो ये pz ऑर्बिटल बन गया। इसको आप यहाँ पे psi 2pz नोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे चेक करिए, cos फाई sin फाई m की सिंगल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी m की बोथ वैल्यूज हैं +1 और -1, और यहाँ पे भी बोथ वैल्यूज हैं +1 और -1। ये सभी को कंफर्म हुआ? तो आपको यहाँ पे 2px ऑर्बिटल बनाने के लिए these का सुपरपोजिशन करना पड़ेगा, these टू पार्ट का, और these का सुपरपोजिशन फॉर्म लाइक दिस बनाएंगे कि ये पार्ट फाई डिपेंडेंट पार्ट cos फाई बनाए, और 2py के लिए ये फाई डिपेंडेंट टर्म sin फाई बनाए। तो आप चेक करें, ये दोनों पार्ट cos फाई में कब कन्वर्ट होंगे? जब ये साइन माइनस है, ये साइन भी माइनस आ जाए, दोनों सेम साइन में आ जाए, या तो इससे इसको डिफरेंस कर दीजिए, प्लस बन जाएगा ये टर्म माइनस वाला, या आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कॉमन आ जाएगा, तब भी आपके ये पार्ट से ये माइनस माइनस टर्म्स बन जाएंगे, तो ये सेम साइन में आ जाएंगे, माइनस कॉमन में से ये दोनों पार्ट ऐड हो गए। क्लियर हो गया? तो ये साई 2 1 -1 से आप साई 2 1 1 को डिफरेंस कर दें, और
दोनों ही सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए और करके लिखा है मैंने, बट साइन बनाने के लिए दोनों को ऐड करते हैं। ये फॉर्म मैंने सजेस्ट कर दिया, इसी तरह से आगे आप कंपेयर करते जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है साई टू पी जेड किस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, साई टू पी जेड एल जेड का आइगन फंक्शन है या नहीं चेक कराया जाए, तो एल जेड का आइगन फंक्शन है। टू पी एक्स एल जेड का आइगन फंक्शन है या नहीं, टू पी वाई एल जेड का आइगन फंक्शन है या नहीं। यहाँ पे आप डाउटफुल, यहाँ पे मिस्टेक कर सकते थे क्योंकि इसको आप आइगन फंक्शन मान के चल रहे हैं। एल जेड का आइगन फंक्शन फॉर्म बताया है, ये ऑपरेटर को ऑपरेट करते डिफरेंशियल करते एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम होता, मल्टीपल वेक्टर कांस्टेंट आ जाता, फाई के मल्टीपल वेक्टर। तो इस फॉर्म में अगर आप इसको सजेस्ट कर देते ये 2px है, यहाँ से आपको कंफर्म होता कि LZ का आइगन फंक्शन है। क्योंकि बी फॉर्म से चेक करिए, m की वैल्यू चेंज हो रही है सुपरपोजिशन टर्म्स में, जब चेंज है LZ की आइगन वैल्यू m डिपेंडेंट है तो LZ का आइगन फंक्शन नहीं बना, बट ये L स्क्वायर की आइगन फंक्शन है। 2px 2s 2py 2pz these are eigen function of L square operator, but 2px and 2py are not eigen function of LZ operator। कंफर्म हो गया? यस सर। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से आपको कंफर्म रहेगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैं एक बार स्लाइड शो कर देता हूँ, किसी को डाउट पूछना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है थोड़ा, ठीक है? आप एक बार पढ़ लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछ लेंगे। मैं स्लाइड शो कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर उधर सर आपने जो OILM ए लिखा था ना, हाँ जी, हाँ, तो उसमें जो अपने रूट के अंदर तो टर्म ए लिखा था, तो उधर L माइनस मॉड M कर दो। मैं उस स्लाइड पे आऊंगा तब आप पूछ लीजिएगा। ओके सर। देखो इसकी आप कह रहे होंगे मॉड m के लिए, हाँ आप मैंने एब्सोल्यूट यहाँ पे मॉड नहीं लिखा, ये एप्सिलॉन कंडीशन बता दिया। और ये वैल्यूज को चेक करिए, m की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से साइन मॉडिफिकेशन हो रहा है। हाँ, बस ये है? इधर अगर ये वाला ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा ओके सर, सही सही। बाकी जो मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं आपको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट ये बताया गया है यहाँ पे कि कैसे डिपेंडेंसीज से आप क्वांटम नंबर्स को कंपेयर करें। बाकी ऐसे आपको कहीं पे यूज नहीं करने पड़े, ये पार्ट ना ये पार्ट जो अगर आप मेमोराइज कर भी लें तो आफ्टर 15 डेज 20 डेज आपको कहीं ना कहीं जरूर किसी फैक्टर पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। और इनको मेमोराइज करने का बेनिफिट तभी है जब एसोसिएटेड लैगुरे पॉलिनोमियल विद लैगुरे पॉलिनोमियल और एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल विद लीजेंडर पॉलिनोमियल आपको मेमोराइज। ठीक है, मैंने जस्ट इसलिए नोट किया पे कि क्वांटम नंबर्स को मुझे सजेस्ट करना था, तो बिना रेफरेंस के मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके सर। जिसको डाउट पूछना है थोड़ा आज पढ़ लेंगे, कल पूछ लेंगे, मुझे अभी कहीं जाना है तो लेट हो जाऊंगा। थैंक यू।